नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में। अक्सर हम बात करते आए हैं बच्चों के अंदर नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में, मगर आज हम बात करेंगे एडल्ट्स के अंदर, बड़े लोगों के अंदर नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में। बड़े लोगों के अंदर, एडल्ट्स के अंदर नेफ्रोटिक सिंड्रोम देखने को मिलता है, कई जगह हमें पर्चों पे देखने को मिलता है कि इस पेशेंट को नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो रहा है। तो पहले नेफ्रोटिक सिंड्रोम को समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये सिंड्रोम है, यानी बीमारियों का जोड़ है, सिम्पटम बहुत सारे आते हैं। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर यूरिन में प्रोटीन लॉस हो रहा होता है। अब जब यूरिन में प्रोटीन लॉस होता है तो क्या होता है कि ब्लड के अंदर जो प्रोटीन है वो कम होना शुरू हो जाता है। जब प्रोटीन कम हो रहा है तो बॉडी में प्रोटीन की कमी की वजह से सिम्पटम जनरेट होने शुरू होते हैं। पहला है स्वेलिंग आना, कहाँ पर? पैरों पे। अगर पैरों पे स्वेलिंग आ रही है, यूरिन में प्रोटीन लॉस मिल रहा है तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम माना जाता है। दूसरा जो हमें फैक्टर देखने को मिलता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में वो है कोलेस्ट्रॉल लेवल का हाई होना। अब जो हमारे ब्लड है, ब्लड में एक आप देखेंगे कि उसमें एक गाढ़ापन होता है। ये गाढ़ापन 2 चीज़ों से मेनली आता है। पहला है प्रोटीन, दूसरा है कोलेस्ट्रॉल। अब प्रोटीन अगर हमारी बॉडी में कम है तो खून को गाढ़ा करने के लिए बॉडी खून में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रखती है। तो ऐसे पेशेंट के अंदर हमें हाइपरलिपिडीमिया यानी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा देखने को मिलती है ब्लड के अंदर। अगर ये 3 चीज़ें किसी में भी पॉजिटिव हो रही हैं तो उस कंडीशन को हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहते हैं। पहला है प्रोटीन लॉस, यूरिन में आना, दूसरा है स्वेलिंग का होना, तीसरा है ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा का ज़्यादा होना। अगर ये तीनों चीज़ें किसी की बॉडी में हो रही हैं यानी उस पेशेंट को नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। अब एडल्ट में नेफ्रोटिक सिंड्रोम के कारण बहुत सारे देखने को मिलते हैं। अगर आपने कोई भी मेडिसिन का इंटेक किया है, मान लो कि आपने पेन की कोई दवाई खा रहे थे या कोई एंटीबायोटिक खा रहे थे जो किडनी को सूट नहीं हुई, किडनी के अंदर इन्फ्लेमेशन हो गई जिसे हम नेफ्राइटिस कहते हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी हमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम देखने को मिल जाता है। दूसरा कारण होता है वो है स्ट्रेस। अब स्ट्रेस को बहुत कम लोग मानते हैं कि वो किससे किडनी खराब हो सकती है, मगर जितने डॉक्टर्स देखते हैं उनके अपने एक्सपीरियंस से पता लगना शुरू होता है कि जब कोई इंसान स्ट्रेस का लेवल ज़्यादा रखता है तो उसकी बॉडी में अलग टाइप का बिहेवियर शुरू हो जाता है। उसका असर ना सिर्फ आपके हार्ट पे पड़ता है, आपके ब्रेन में पड़ता है, उसका असर आपकी किडनी पर भी पड़ता है। जब किसी इंसान का ब्रेन स्ट्रेस में होता है तो बॉडी के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि रिपेयर का वर्क नहीं हो पा रहा। डैमेज जो रोज होता है वो तो हो रहा है, बट उसके अगेंस्ट जो रिपेयर वर्क है वो नहीं हो पा रहा क्योंकि पेशेंट को नींद प्रॉपर नहीं आ रही होती। हर टाइम वो स्ट्रेस में सोचता रहता है जिससे चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। अगर कोई नेफ्रोटिक सिंड्रोम का पेशेंट हमारे पास आता है तो सबसे पहला काम यही होता है कि उससे पूछना कि उसके पीछे कारण क्या था। तो उसका हमें पहले स्ट्रेस का फैक्टर देखना पड़ता है, दूसरा हमें देखना पड़ता है उसकी मेडिकल हिस्ट्री जिसके अंदर हमें उसमें एंटीबायोटिक और पेन किलर्स का ध्यान रखना पड़ता है कि उसने इनटेक किया है या नहीं किया है। अब नेफ्रोटिक सिंड्रोम में एक और चीज़ होती है कि इसमें क्रिएटिनिन की वैल्यूज़ नॉर्मल मिलती हैं। इसमें हमें बढ़ी हुई देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर क्रिएटिनिन की वैल्यूज़ बढ़नी शुरू हो जाती है तो उसको हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम नहीं, उसे हम किडनी फेलियर बोलना शुरू कर देते हैं। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम को ठीक करना टाइम से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नहीं किया तो ये बढ़ते-बढ़ते धीरे-धीरे किडनी फेलियर में डेफ़िनिटली कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर हमने किसी नेफ्रोटिक सिंड्रोम के पेशेंट को ठीक करना है तो हमें हमेशा उसकी रूट कॉज़ पे जाना पड़ता है कि इस पेशेंट के अंदर नेफ्रोटिक सिंड्रोम हुआ तो किस रीज़न से हुआ? क्योंकि पहली किडनी बिल्कुल ठीक बनी हुई थी, 16-17 साल, 18 साल कुछ नहीं हुआ, सडनली ऐसा क्या हुआ कि किडनी को डैमेज गया? तो कोई भी चीज़ डैमेज हो रही है, कोई भी चीज़ हो रही है तो उसके पीछे कोई न कोई कारण ज़रूर होता है और उस कारण को ट्रीटमेंट के अंदर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उस कारण को पहले निकाला जाएगा। अब जब हम कारण को बाहर कर देते हैं तो मैक्सिमम नेफ्रोटिक सिंड्रोम के पेशेंट के अंदर बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिल जाती है। मगर अगर हमें ये रिकवरी देखने को नहीं मिलती तब जाके पेशेंट को कहा जाता है कि आपको स्टेरॉइड्स की ज़रूरत है। तो कोशिश कीजिए कि अगर आप नेफ्रोटिक सिंड्रोम के पेशेंट हैं तो पहले अपने आप को एग्ज़ामिन खुद ब खुद असेस करने की कोशिश कीजिए कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आपकी वो यूरिन में प्रोटीन लॉस स्टार्ट हुआ। आपका बीपी ओके है, आपका शुगर ओके है, आपका सब कुछ ओके है, बट फिर भी प्रोटीन लॉस हो रहा है। आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, आपकी कोई फैमिली बैकग्राउंड में कोई हिस्ट्री नहीं है कि कोई बीमारी है। बायोप्सी करवाइए, वो नॉर्मल आ रही है। तो हमने पहले अपने आप को एग्ज़ामिन करना होता है कि हमारे साथ क्या ऐसा गलत हुआ कि हमारी किडनी से प्रोटीन का लॉस होना शुरू हो गया।
और वहीं से ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम एडल्ट्स में देखने को मिलता है। 2 बड़े रीज़न मैंने आपको बताए और किन चीज़ों की क्वालीफाई होने पर आप अपने आप को नेफ्रोटिक सिंड्रोम का पेशेंट कह सकते हो। पहला है प्रोटीन लॉस थ्रू यूरिन, दूसरा है स्वेलिंग, तीसरा है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होना। साथ-साथ में हमें क्या चाहिए, क्रिएटिनिन की वैल्यूज़ हमें नॉर्मल चाहिए। हमें अपनी बायोप्सी रिपोर्ट के अंदर कोई भी पैथोलॉजी नहीं चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें क्वालीफाई करती हैं तो हम कह सकते हैं कि एक नेफ्रोटिक जो पेशेंट है नेफ्रोटिक सिंड्रोम का पेशेंट है। और ट्रीटमेंट आपको बताया, हमेशा रूट कॉज़ पे जाके काम करो, बीमारी को समझने की कोशिश करो। आप बीमारी को समझ जाओगे, बीमारी वहीं पे आधी खत्म हो जाती है। इसी के साथ मैं आपसे विषय चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।